हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आज हम लोग SSC GD 2025 का प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं हम लोग। जीके का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप लोग को पता है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 11 सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो सभी देख सकते हैं आप। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन से समूह की? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ठीक है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का उल्लेख है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र का अधिकार को बढ़ाने का उल्लेख है? तो आपका अनुच्छेद 144 में ये बातें हैं। ठीक है, अनुच्छेद 144 में ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 144 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि कोई सरकार मंदी के दौर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है तो वह कौन सा उपाय कर सकती है? कोई सरकार अगर मंदी का दौर है, उसमें अगर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है तो कौन से उपाय कर सकती है? तो वो सार्वजनिक व्यय को बढ़ा सकती है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना ये एक ऑप्शन हो सकता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 के अनुसार भारत का हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79.8%। ठीक है, 79.8% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है दूसरी सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? तो मिजोरम। ठीक है, डी नंबर आपका दूसरा नंबर पे कौन सा है? तो मिजोरम, डी नंबर 5 का डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 2 अप्रैल 1990 को किस संस्थान का गठन किया गया था? 2 अप्रैल 1990 को किस संस्थान का गठन किया गया था? तो आपका सिडबी। ठीक है, सिडबी का आपका गठन किया गया था। बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 अप्रैल 1990 को किसका गठन? तो सिडबी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? हिंदू समुदाय में जनसंख्या का वृद्धि दर क्या है? वहाँ पे पूछा गया था कितनी जनसंख्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है वृद्धि दर क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वृद्धि दर 16.8% है। सी नंबर हिंदू समुदाय की जनसंख्या में कितना वृद्धि दर है? तो 16.8%। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है? ठीक है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन आपका शायद गड़बड़ है। ठीक है, इसको मैं सुधार दूंगा, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन किए थे यही वाला। चलिए इसको हटाइए, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया है? किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया है? तो आपका हो जाएगा सी नंबर सिडबी। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका कब अथी हुआ था आपका स्थापना? ठीक है, तो आपका स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन पे बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना हमारे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक कर्तव्यों की सूची में कितने नंबर पर मौलिक कर्तव्य है? कितने नंबर का मौलिक कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है हमारा? तो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना, उनका पालन करना हमारे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है। कितना नंबर पर ये दिया हुआ है? ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर पर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर में ये चीज़ें, ये मौलिक कर्तव्य बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि ज्वारंदमुख विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं? ठीक है, ज्वारंदमुख विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं?
ये पूछा जा रहा है तो आपसे, तो ज्वारंतमुख समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं। समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि खिलजी वंश ने दिल्ली पर किन वर्षों के दौरान शासन किया था। खिलजी वंश ने दिल्ली पर किन वर्षों के दौरान शासन किया था, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दिसंबर 1885 में भारत के विभिन्न हिस्सों में से प्रतिनिधियों के ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, दिसंबर 1885 में भारत के विभिन्न हिस्सों से कितने प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कितने यहाँ पे छूट गया है, तो कितने प्रतिनिधियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये बोला जा रहा है। तो इसमें 72। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 थे। ठीक है, 72 आपका प्रतिनिधि थे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन जो है कलकत्ता हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आपका हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। बोलता है क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो आपका ये गठन हुआ था आपका यूएस में। कहाँ हुआ था, तो यूएस में। कौन सा देश में, तो यूएस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बोलता है 1857 के आंदोलन के दौरान किस तारीख को मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था। किस तारीख को आपका मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था, तो आपका 10 मई 1857 को। बी नंबर हो जाएगा 10 मई 1857 को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, तो उन्होंने बंगाल में स्थापित किया था। सी नंबर हो जाएगा बंगाल में, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी। हिंदू ग्रंथों के अनुवाद में व्यवस्था की थी, जिसने संस्कृत से फारसी में किया था। संस्कृत से फारसी में किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे। 1930 में नासिक के कालाराम, कौन सा मंदिर, तो कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे। इसका नेता कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा मंदिर, तो कालाराम मंदिर। कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि 1830 के दशक में किस स्कॉटिश व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के देसी स्कूलों में शिक्षा और प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था। कब किया गया था, ये चीज़ें कब की थी, तो 1830 के दशक में किस स्कॉटिश व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति था, स्कॉटिश व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसने दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन सा व्यक्ति था, तो स्कॉटिश व्यक्ति था। ठीक है, जिसको क्या कहा था, तो बंगाल और बिहार के देसी स्कूलों में शिक्षा और प्रगति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया था। किसको कहा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा विलियम एडम ने। ठीक है, विलियम एडम को बताया गया था। ये कौन सा व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है, तो स्कॉटिश व्यक्ति है। ठीक है, स्कॉटिश व्यक्ति विलियम एडम को किसने बोला था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कब बोला गया था, तो 1830 के दशक में। ठीक है, कहाँ का बोला गया था, तो बंगाल और बिहार का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद के समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मद्रास 1864 में। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो मद्रास 1864 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे कि पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर कितने के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर कब तक हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 1842 तक हुआ था। तो 1838 से लेकर आपका 1842 तक हुआ था, 4 साल। ठीक है,
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था। बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बी नंबर हुआ था 1859 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि बरौनी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बरौनी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1840 में जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था। ठीक है, वर्ष 1840 में जाति अवस्था उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली, कौन सा मंडली, तो परमहंस मंडली। कब, तो 1840 में। किस चीज़ के लिए, तो जाति व्यवस्था उन्मूलन का गठन कहाँ किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये बम्बई में किया गया था, बम्बई में किया गया था। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि बहमनी सल्तनत के तहत तराफ शब्द का क्या अर्थ होता है। बहमनी सल्तनत के तहत, किसके तहत, तो बहमनी सल्तनत के तहत किस शब्द का, तो तराफ शब्द का क्या अर्थ होता है। तराफ शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो तराफ शब्द का अर्थ होता है प्रांत। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, प्रांत हो जाता है। ठीक है, बहमनी किसके सल्तनत में इस शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, तो बहमनी सल्तनत में तराफ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रांत होता है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 ईस्वी में व्यापकगत इसका सिद्धांत के तहत, व्यापकगत सिद्धांत को क्या कहते हैं, व्यापकगत सिद्धांत का मतलब है कि हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति के तहत अपने अधिकार में ले लिया था। तो किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 में कब किया था, तो 1852 में किसने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पूछा जा रहा है कि किस रियासत को किस वर्ष में, तो 1852 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। मतलब कि हड़प नीति के द्वारा, किस नीति के द्वारा, तो हड़प नीति के द्वारा या फिर व्यापकगत का सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो किस रियासत को ले लिया था, ये पूछा जा रहा था। यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा। तो उदयपुर रियासत को, यहाँ पे देखिएगा कि उदयपुर रियासत को आपका 1852 में, उदयपुर रियासत को आपको 1852 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर में ले लिया था। किस नीति के तहत, तो हड़प नीति के तहत। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका 29। तो क्वेश्चन है तो उदयपुर रियासत को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि उज़्बेकों के आक्रमण के कारण निम्नलिखित में से किसे बाध्य होकर अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण निम्नलिखित में से किसे बाध्य होकर अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। किसके आक्रमण के कारण, तो उज़्बेकों के आक्रमण के कारण। तो किसको छोड़नी पड़ी थी, यहाँ पे हो जाएगा बाबर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। ए नंबर, किसके कारण, तो उज़्बेकों के कारण। ठीक है, उज़्बेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पलामू पठार में किस राज्य में स्थित है। पलामू पठार जो है किस राज्य में स्थित है, तो पलामू पठार आपका जो हो जाएगा झारखंड राज्य में स्थित है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है स्थिर जल वाले छोटे उथले मीठे जल के निकाय को क्या कहा जाता है। स्थिर जल वाले छोटे उथले मीठे जल के निकाय को क्या कहा जाता है, आपका यहाँ पे तालाब कहा जाता है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, तालाब कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। कौन सी झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, कौन से जिले में, तो बुल्ढाना जिले में। ये बुल्ढाना जिला कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, बुल्ढाना जिला कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे कौन सा झील है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा झील है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका कौन सा झील है यहाँ पे, तो लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील है आपका कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। ठीक है, स्थित है लोनार झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे बोलता है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ, कौन से राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मृदा का विकास हुआ है। किस राज्य के पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में, तो पश्चिमी भाग में किस चीज़ का, तो शुष्क मृदा का विकास हुआ। शुष्क मृदा का किस भाग में विकास हुआ है, तो पश्चिमी भाग में विकास हुआ है। कौन सा राज्य है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि शुष्क मृदा का राजस्थान के किस भाग में हुआ था, तो पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो पश्चिमी भाग में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, विकास हुआ था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मालवा पठार किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके पहले पूछा गया था कि पलामू पठार कहाँ स्थित है, तो बताइए पलामू पठार याद है आप लोग को, पलामू पठार किस राज्य में स्थित है, तो बोलिए किस राज्य में स्थित है। तो पलामू पठार आप लोग का झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि मालवा पठार किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मालवा पठार किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए कौन सा पालवा पठार कहाँ स्थित है, बताइए। पालवा पठार तो मध्य प्रदेश, पालवा पठार मध्य प्रदेश। और उसके बाद पलामू पठार तो आपका झारखंड।
फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो आपका लूनी नदी जो है सबसे बड़ा नदी तंत्र है राजस्थान का। ठीक है, यहाँ पे मालवा पठार कहाँ स्थित है, तो मालवा पठार आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शीतकाल के दौरान भारी परिवर्तन न दिखने तथा मध्यम तापमान रहने के पीछे का क्या कारण है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब कि जो समुद्र तल के आसपास में है। ठीक है, समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसमें शीतकाल के दौरान भारी परिवर्तन न देखने तथा मध्यम तापमान के रहने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा ठंडा के दौरान, जहाँ अभी जैसे कि बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उस टाइम पे भी जो है आपका जो है यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब कि साउथ की तरफ न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म, मध्यम तापमान रहने के पीछे का क्या कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण है समुद्र का मध्यम प्रभाव। ठीक है, समुद्र का मध्यम प्रभाव, समुद्र के पास वो सभी प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है समुद्र के पास है, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, 38 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वेल बोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वेल बोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो आपका वेल लॉन्गिंग कहा जाता है। ठीक है, वेल लॉन्गिंग कहा जाता है। ठीक है, वेल लॉन्गिंग का क्या कहा जाता है, किस चीज़ को वेल लॉन्गिंग कहा जाता है, तो एक वेल बोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वेल लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि कंचनजंगा की शिखर की ऊंचाई कितनी है। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, बताइए कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपका हो जाएगा 8,598 मीटर। ठीक है, 8,598 मीटर, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट। कंचनजंगा की ऊंचाई तो आपका 8,598 मीटर। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में घाटशिला में स्थित है, किस राज्य के घाटशिला में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे झारखंड राज्य के आपका, एक मिनट हाथ में थोड़ा सा पानी लग गया है, रुक जाइएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि झारखंड राज्य के, ठीक है, कौन से राज्य, तो झारखंड राज्य के इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, झारखंड के घाटशिला में। ठीक है, झारखंड के घाटशिला में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स स्थित है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस वर्ष में ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था, तो ओडिशा राज्य में। कौन से राज्य में, तो राउरकेला स्टील प्लांट कौन से राज्य में, तो ओडिशा राज्य में। किस वर्ष में किया गया था ये पूछा जा रहा है, तो किस वर्ष में है, तो 1959 में। ठीक है, 1959 में आपका राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में स्थापित किया गया था, ओडिशा में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के संविधान में चौथी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है। चौथी अनुसूची जो है किस चीज़ से संबंधित है, संविधान का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा संबंधित है, तो राज्य विधानमंडल के लिए प्रावधान। ठीक है, राज्य विधानमंडल के लिए प्रावधान, चौथी अनुसूची मुख्य रूप से किस से संबंधित है। ठीक है, हाँ, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत के विधान में संविधान में चौथी अनुसूची के मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है। ठीक है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के अनुसूची पूछ रहा है ना, तो हाँ, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ होगा तो आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्य विधानमंडल के लिए प्रावधान, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं गड़बड़ होता। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, कौन सा समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति का स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, किस वर्ष में की गई थी, तो आपका यहाँ पे 1976 में की गई थी। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर कि संविधान सभा के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध मुख्य आपत्ति क्या थी। संविधान सभा के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध मुख्य आपत्ति क्या थी, तो मुख्य आपत्ति आपका यहाँ पे उनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं थी। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन
बोलता है कि 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपका 1976 में अपनाया गया था, तो उसमें जो है आपका नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था। तो आपके यहाँ पे 10, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया था, 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको जो है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये सबसे बड़ा संशोधन हुआ था। इसमें जो है आपका संविधान में बहुत सारा चेंजिंग आया था। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है मिनी संविधान बनाना भी बोल सकते हैं। कब? तो 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कि भारत की कौन सी प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित कौन सी प्रणाली है, ये बताइए कौन सी है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम और लंबे समय तक सेवारत महान न्यायवादी थे। सेवा में प्रथम और सबसे लंबे समय तक सेवारत महान न्यायवादी कौन थे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, इनका जितना लंबा नाम है उतना ही लंबा समय के लिए ये रहे थे। देखिए, सबसे लंबे समय तक के लिए तो इनका लंबा नाम भी है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। ठीक है, इनको इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इनकी जो पहले वित्त मंत्री थे, तो पहले वित्त मंत्री पहले बता दूँ कि कौन था। तो पहले वित्त मंत्री आर के सनमुगम चेट्टी। ठीक है, आर के सनमुगम चेट्टी थे। ठीक है, पहले कौन थे, तो वित्त मंत्री थे आपका, जिनका प्रतिमा जो है अनावरण की कोयम्बटूर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो आपका प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है अध्यक्षता। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहाँ से हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था तो उसको आप लोग देख लीजिएगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो बताया है वही लगभग सही होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जल्द ही बढ़िया से पढ़ते रहिए।